हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का फैकल्टी नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के एपिसोड नंबर 16 की। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, द pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7 व्हेन इट इज़ हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। द pH ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का pH 7 है। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का pH क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ तो आप याद रखिए कि पानी का जो pH वैल्यू होता है वो 7 पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पानी एसिडिक है कि बेसिक है। अब मैंने आपको लास्ट साइंस शो में बताया भी था कि अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है जो pH स्केल को बताती है, तो इसमें 0 से लेकर के 14 तक की रीडिंग है, जिसमें से बीच में है 7 से कम 0 की तरफ अगर किसी चीज़ की pH वैल्यू है, इसका मतलब वो एसिडिक है, अम्लीय है। और 7 से 14 की तरफ अगर किसी चीज़ की pH वैल्यू है, इसका मतलब वो बेसिक है, क्षारीय है। अब अगर मान लीजिए किसी की 7 है तो इसका मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। इसी तरह से पानी को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बावजूद उसका pH तो कम हो जाता है, लेकिन पानी रहता न्यूट्रल ही है। pH हो जाएगा उसका 6.1, लेकिन उसके बावजूद पानी न्यूट्रल रहेगा। तो याद रखिए, डिक्रीज होना विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ये जेई के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि H2O जब H और OH आयन में चेंज होता है तो आयन में चेंज होते टाइम 100 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं आयन से, और 25 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल्स बड़े ही एसोसिएटेड होते हैं आयन से। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है टेम्परेचर, वैसे वैसे pH ऑफ वाटर डिक्रीज होता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। ओवन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। याद रखिए, ओवन को तो वैसे ही माइक्रोवेव कहते हैं। तो माइक्रोवेव कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें माइक्रोवेव्स का उपयोग होता है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तरंगों की। तरंगें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उसके लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें एक ट्रिक आप याद रखना, वो ट्रिक ये है कि रॉ मेंबर इज़ विजिटिंग US, इस तरह से याद रखें, रॉ मेंबर इज़ विजिटिंग US, सॉरी अबाउट द राइटिंग, टू मीट हिज एक्स गर्लफ्रेंड। तो इस तरह से याद रखिएगा कि रॉ मेंबर इज़ विजिटिंग US टू मीट हिज एक्स गर्लफ्रेंड। अगर आप देखो वेवलेंथ के हिसाब से, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आपको रेडियो वेव्स की मिलती है, उसके बाद माइक्रोवेव्स की थोड़ा कम, देन उसके बाद विजिबल लाइट की उससे कम, फिर अल्ट्रावायलेट की उससे और कम। देन उसके बाद आप आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ करके आपको मिलता है एक्स रेडिएशन की और कम, और फिर आता है गामा रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये आप याद रखना, रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और गामा रेडिएशन की सबसे कम वेवलेंथ होती है। और रॉ मेंबर इज़ विजिटिंग US टू मीट हिज एक्स गर्लफ्रेंड, इसमें से आप इस ट्रिक से 6 जो वेव्स के टाइप हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो आप याद कर सकते हो। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें इज़ इंफ्रारेड भी बताता है, ये भी याद रखिएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो सातों के सातों आपको याद हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन नंबर 2 सही है, याद रखिए। नंबर 2, द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स। सूर्य हमारे पीछे होता है और हम बारिश की बूंदों के सामने होते हैं। देखिए क्या परिस्थिति बनती है उस समय पर। इस इमेज को आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि सूर्य पीछे की तरफ है। यहाँ देखें, सूर्य यहाँ है और सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणें यहाँ हो रही बारिश पर पड़ती हैं। जब बारिश पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस समय पर वो किरणें जा करके सबसे पहला फिनोमिना जो उसमें होता है वो होता है डिस्पर्शन, यानी कि सूर्य की एक किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और उसके बाद होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पहले होगा वर्ण विक्षेपण और उसके बाद होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है
तो सूर्य की दिशा से विपरीत दिशा में जाकर के ये इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो हम एक तरफ बारिश हो रही होगी जिधर इंद्रधनुष को देखेंगे, और पीछे की तरफ सूर्य होगा जिसकी वजह से इंद्रधनुष बन रहा होगा। आप एंगल भी देख सकते हैं, एंगल होता है 42 डिग्रीज़ का। तो ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरें हैं इंद्रधनुष के बनने की, वो आप पूरी तरह से देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। तो ये पूरी तरह से पॉइंट क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? और इसका सही आंसर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की उपस्थिति की वजह से होता है। और ये बस ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि SA नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इज़ नोन एज, स्तनधारी दिल के SA नोड किसके रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर है पेसमेकर। भाई ये पेसमेकर होता है, ये एक्चुअली नेचुरल पेसमेकर है जो भगवान ने लगा करके आपके दिल में दिया हुआ है। और आपको एक 80 वॉट का ऐसा पंप दिया है भगवान ने, जो कि एक सुपर नेचुरल पंप है। उसे किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। 100 साल, 110 साल, 115 साल भी कोई ज़िंदा रहे तो राइट फ्रॉम दी बॉर्न, कि जैसे वो इंसान पैदा होता है और उससे लेकर के जब तक वो इंसान ज़िंदा रहता है तब तक उसके दिल की धड़कनें नहीं रुकती। यानी कि ये पंप बहुत ही शानदार है। और ऐसे नोड इसका पेसमेकर मतलब कि जहाँ से आप देख सकते हो, इसे आगे इमेज में देखो, ये एक हार्ट का डायग्राम है। इस हार्ट के डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो साइनोएट्रियल नोड होता है, ये SA नोड कहते हैं इसे। ये साइनोएट्रियल नोड यहाँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। एक साइनोएट्रियल नोड इधर है और दूसरा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। तो इसकी वजह से हार्ट से ब्लड पंप हो पाता है। याद रखिएगा, इट इज़ अ नेचुरल पेसमेकर। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम का मतलब होता है दायां अलिंद। इस दाएं अलिंद में जो इम्पल्स, यानी एक तरह से बिजली सी कड़कती है जिसकी वजह से धड़कन स्टार्ट होती है, वो इम्पल्स यहीं स्टार्ट होता है राइट एट्रियम में। तो ये पॉइंट भी याद रखना। ये स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं, यहाँ पे कोशिकाएं मौजूद होती हैं और उन्हीं कोशिकाओं में ये इम्पल्स होता है। तो आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अ ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेन्स, रक्त की एक बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं? मैं आपको बता दूं 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। सही आंसर है इसका नंबर 3, सेवरल मिलियन सेल्स। यानी 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर इज़ अ मेडिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन विच, एक्यूपंक्चर उपचार की एक चिकित्सा प्रणाली एक है जिसमें क्या किया जाता है? और इसका सही आंसर है नीडल्स को इंसर्ट किया जाता है पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि दर्द से छुटकारा मिल जाए। ये बहुत ही अलग तरीके की प्रणाली है और इससे इलाज किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज में कि एक महिला लेटी हुई है और उस महिला के बैक में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर नीडल्स चुभाई गई हैं। और ये जो चुभाई गई नीडल्स हैं, इन नीडल्स के माध्यम से कोई भी जो दर्द है उस दर्द को ठीक किया जा सकता है। पॉइंट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा डज ह्यूमन ब्लड कंटेन, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? और इसका सही आंसर है 55% होता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर मशहूर गुलाटी बैठे हुए हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, मजाक की बात कर रहा हूँ मैं, पर फिर भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि एक ब्लड जो एक सैंपल है, उस सैंपल में आपको 55% प्लाज्मा मिलेगा, 1% वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलेंगी और 44% मिलेगा RBC। यानी कुल मिलाकर के 55% तो प्लाज्मा होता है और उसके बाद बाकी का जो 45% है उसमें होती हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट विविपेरी इन प्लांट मीन्स, पौधों में विविपेरी का अर्थ क्या होता है? और इसका सही आंसर आपके सामने है, वो ये कि इसमें जो जर्मिनेशन है सीड्स का, वो फ्रूट के अंदर पहले ही हो जाता है, जबकि वो फ्रूट अभी भी पेड़ पे लगा हुआ है, उसके अंदर उसके जो बीज हैं वो बीज बढ़ करके आगे बढ़ गए, तो उसे बोलते हैं विविपेरी। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए एक टमाटर है, यहाँ पे टमाटर के अंदर के जो बीज हैं वो अपने आप पेड़ बन करके
पेड़ नहीं, छोटे छोटे पौधों के फॉर्म में कोपलें उसकी फूट आई हैं, जिसकी वजह से ये पता लग रहा है कि ये टमाटर लगा हुआ है पेड़ में, उसके बावजूद यहाँ से निकला है। इसको कहते हैं विविपेरी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि काऊ मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, गाय का दूध किसका एक समृद्ध स्रोत है, और इसका सही आंसर है विटामिन बी का। याद रखिएगा, नियासिन, रिबोफ्लाविन, डिफरेंट तरह के जो भी विटामिन B1, B2, विटामिन B6, विटामिन B12 जो भी होते हैं, उन सभी का एक बहुत अच्छा स्रोत है काऊ मिल्क। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 11। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स इट्स नेस्ट, अपना घोंसला बनाने वाला एकमात्र दुनिया का सांप कौन सा है। देखिए, डिफरेंट तरह के सांपों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से एक होता है किंग कोबरा, जो कि एक किंग है, इसलिए इसके कुछ ना कुछ कारनामे तो अलग होंगे। आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पर एक बहुत ही खतरनाक किंग कोबरा की इमेज है, और राइट हैंड साइड पे उसी किंग कोबरा का एक घोंसला, जिस घोंसले में उसने अंडे दे रखे हैं, और इसी अंडों में से सपोले आगे चल के निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। एन आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ लेड एम्बेडेड इन फ्लोट्स इन वाटर इफ़ आइस मेल्ट्स द वाटर लेवल। एक बर्फ़ खंड जिसमें शीशा का टुकड़ा घुसा हुआ है वो पानी में तैरता है, यदि बर्फ़ पिघलती है तो जल स्तर क्या होगा। देखो भाई, ये बड़ा सिंपल सा पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर है नंबर 2 फॉल। होता क्या है कि अगर मान लीजिए बर्फ़ का इतना बड़ा टुकड़ा है और इसके पीछे, इसके अंदर की तरफ इतना छोटा सा शीशा है, लेड। अब ये सपोज़ इस पानी में तैर रहा है। अब जबकि ये इस पानी में तैर रहा है, इसने अपने वजन के बराबर का पानी डिस्प्लेस किया होगा। आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल हमने लास्ट साइंस के शो में पढ़ा था। जैसे जैसे ये बर्फ़ पानी में घुलती जाएगी, वैसे वैसे धीरे धीरे पानी का लेवल उसी लेवल पर चलता रहेगा जिस लेवल पे बर्फ़ घुल रही है। लेकिन बाद में ये जो शीशा है, ये शीशा फाइनली जा करके और तली में बैठ जाएगा। तो जब ये तली में बैठ जाएगा, उस समय पर अगर आप देखें तो लेड जब बर्फ़ के साथ था उस समय पर ये बहुत ही ज़्यादा पानी बाहर हटा रहा था, लेकिन लेड जब जा करके तली में बैठ गया तो उस समय पर ये बिल्कुल भी कम पानी हटा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले ज़्यादा पानी हटाएगा, बाद में कम पानी हटाएगा। इसका मतलब वाटर लेवल अपने आप घट जाएगा, क्योंकि पहले वाटर लेवल बढ़ा हुआ था क्योंकि बर्फ़ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा था। अभी वाटर लेवल घट जाएगा क्योंकि अब छोटा सा शीशा का टुकड़ा पानी की तली में पड़ा हुआ है। आगे बढ़े हम लोग, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण का वेग इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। याद रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखो, एकदम 100% सही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड से ऊष्मा यानी हीट रेडिएशन वैक्यूम में ट्रैवल करता है। हालांकि इसे वैक्यूम या कोई भी मीडियम होने का कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद अगर मान लीजिए वैक्यूम है तो उस टाइम पे ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हीट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज़, गियर व्हील बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो होता है नायलॉन। इसको इसलिए गियर व्हील बनाने में यूज़ करते हैं, टफ़ होता है, सिंथेटिक तो है ही, और तीसरी चीज़ ये कभी भी ख़राब नहीं होता। कम लुब्रिकेशन भी होगा तब भी ये चल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने इसे रखा हुआ है। आप एक नॉर्मल से एग्जांपल देखो कि यहाँ पे एक बियरिंग है, जिस बियरिंग के अंदर की तरफ उसके छोटे छोटे जो दाने हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाहर की तरफ इसका पूरा सरफेस नायलॉन का है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, नायलॉन के थ्रेड बनाए जाते हैं, नायलॉन के गियर्स बनाए जाते हैं, और ये कारण है कि नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर गियर व्हील्स, बेयरिंग्स, कर्टन रेल्स, पैकेजिंग, फिल्म, क्लॉथिंग एट्सेट्रा, इन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन टेलीविज़न, टेलीविज़न में कौन सी वेव यूज़ की जाती हैं, तो रेडियो वेव। याद रखिएगा, टेलीविज़न की बात करो, रेडियो की बात करो या बात करो रडार की, आप लोग याद रखिए, आप लोग रडार का फुल फॉर्म मुझे लिख करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला कि रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओह, मैंने नाम बता दिया, कोई बात नहीं, फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ज़रूर है। आगे बढ़े हम लोग और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर।
यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर दिए गए जल के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? आंसर बताऊं? डिक्रीज होगा, बाद में इंक्रीज होगा। कैसे वो भी बता देता हूँ। 4 डिग्री सेल्सियस ये पानी के लिए वह तापमान है जहाँ पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। याद रखें, यहाँ पे घनत्व सबसे ज़्यादा होगा और आयतन सबसे कम होगा। जैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो तो ये 4 डिग्री सेल्सियस से कम है, और जब आप 10 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो तो ये 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। सिर्फ पानी यहीं पर मिनिमम डेंसिटी में है, याद रखना। सबसे कम डेंसिटी पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पर है। यानी अगर 0 से नीचे गए तो पानी की डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर 4 से ऊपर गए तो भी पानी की डेंसिटी बढ़नी है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे कम है। पॉइंट क्लियर? तो अब देखिए, आयतन की बात हो रही है ना, तो आयतन क्या होगा? 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो आयतन डिक्रीज होगा पहले, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा, तभी तो डेंसिटी बढ़ेगी। क्योंकि 0 से 4 की तरफ जाना है तो मैक्सिमम डेंसिटी मिनिमम वॉल्यूम की तरफ जाना है। लेकिन उसके बाद 4 के बाद जैसे ही आप 10 की तरफ आगे बढ़ोगे तो इसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, सूर्य में लगातार ऊर्जा निर्मित होने का कारण क्या है? और इसका सही आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न, परमाणु संलयन। 2 छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। देखो, सन इज अ gigantic ball of hydrogen inside the sun. The hydrogen atoms are heated so much that they turn into a plasma state where electrons no longer orbit the protons in the atoms. The freed nuclei then fuse to form helium atoms and neutrons. This fusion process unleashes vast burst of energy. बहुत ज़्यादा, देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन इधर से आ गए, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ जा कर के इकट्ठे हुए, हीलियम बनाए, और उसके बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली। अपार ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। कूलिस ट्यूब का उपयोग किसका उत्पादन करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन तो ये है हमारे साथ, और इसका सही आंसर है एक्सरेज। आज फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उसमें आप ये देख सकते हो कि ये कूलिस ट्यूब है, इसमें एक्सरे का उत्पादन करने के लिए, देखिए एक्सरे बीम का उत्पादन करने के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं। आगे बढ़ें और डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या इलेक्ट्रिक सप्लाई। नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए कौन सा डायोड उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर है जेनर डायोड। जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है बिकॉज इट इज़ लाइक अ जनरल पर्पस सिग्नल डायोड। जनरल पर्पस सिग्नल डायोड है, आराम से आप इसमें से विद्युत आपूर्ति के कार्य को कर सकते हैं, उसे संपादित कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर लास्ट, गामा रेज कैन कॉज, गामा किरणें क्या पैदा कर सकती हैं? जीन म्यूटेशन, यार जीन उत्परिवर्तन, डीएनए को नष्ट कर सकती हैं गामा रेज। इतनी ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर ये कैरी करती हैं और इनकी विवृत्ति कम होती है। ये देखिए, रेडिएशन जब भी पड़ता है डीएनए डैमेज होते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हो, यहाँ पर डीएनए पूरी तरह से मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जैसे ही इस पर रेडिएशन पड़ा, आप देख रहे हैं डीएनए डैमेज होता है। डीएनए डैमेज हो गया तो फिर म्यूटेशन हो जाएगा। आगे बढ़ें हम लोग। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप मुझे इन जगहों पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। कनेक्ट कीजिए मुझसे। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे एक बार इसमें मैसेज कर दीजिए, मैं सेम डे पर आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे वीडियोज़ को, और इसे फैलाइए लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में।